नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आईएएस अशोक मीणा को मिला है अतिरिक्त प्रभार। आईएएस अशोक गर्ग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 आईएएस अफसरों के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आईएएस अशोक कुमार मीणा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां पर आईएएस अशोक कुमार गर्ग की भी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 2 आईएएस अफसरों के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि जिम्मेदारी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हरियाणा सरकार ने आदेश भी अब जारी कर दिया है, जहां पर 2 आईएएस अफसरों का बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई है। जेजेपी नेत्री नैना चौटाला ने भिवानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जून 15 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी का घोर विरोध था। मैंने खुद ये विरोध झेला है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी का हाथ था। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने दुश्मन को रोकने लगी है। कांग्रेस को हरियाणा में 70 सीटें जीतने का वहम था, लेकिन वो कई सीटें बीजेपी को दे दी है और यही वजह है कि कांग्रेस की करारी हार हुई है। मैं तो आज दनाना गांव आयु पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू कर रखा है, उसी के लिए आए हुए राजेश के घर हैं, बाकी हमारे सारे पदाधिकारी गण हैं, तो उसी के लिए। क्या लगता है किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर? एक बार जो है सरकार से अलग होने के बाद जो लोग निकल गए थे। देखो, इलेक्शनों में तो मतलब मैं कहूँगी घोर विरोध था जननायक जनता पार्टी का हमारा, पर अब लोगों ने मतलब अब ठंडे मन से लोगों ने सोचा होगा, तो वापिस जो लोग हमें छोड़ के गए थे वो सारे लोग धीरे 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 जननायक जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई वैसे, और दिग्विजय ने भी यूथ की तरफ से अभियान चलाया हुआ है। सारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो है वो दोबारा पूरे एक्टिव होके और फील्ड में घूम रहे हैं। अपने का चुनाव में विरोध हो गया था, लोग जो है पार्टी से छुट गए थे, क्या कारण रहा उसका? क्या बीजेपी के साथ गए थे, उसका कहानी का काम नहीं होता? नहीं, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बनाया था ना दुष्यंत के खिलाफ किसान आंदोलन में, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि साल 2014 के बाद देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। ये 11 साल केवल शासनकाल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का वह दौर है जिसमें भारत ने अपने प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। खेल राज्य मंत्री सोमवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पटौदी की विधायक विमला चौधरी और बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजीत यादव, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावत भी मौके पर मौजूद रहे। आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या 11 साल में
इस देश में आमूल परिवर्तन आए हैं वो घर घर जाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल क्या हमारी सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में उसका हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच में हम जाते हैं। जिस प्रकार का पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल का क्षेत्र हो, सड़कें हो, रेल हो, डिजिटल इंडिया हो, सांस्कृतिक विरासत हो, और देश में ऐसे हजारों काम किए हैं जिससे आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनता हुआ बन गया है। हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति मल्होत्रा के वकील मुकेश ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इससे पहले 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया था। पहले निचली अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस केस में जांच पड़ताल चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगली जमानत याचिका लगाने से पहले पुलिस की जांच पड़ताल का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही पुलिस का कोई जवाब आएगा तो जमानत याचिका फिर से लगाई जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के आज 2 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री सचिन सिंघल की कोर्ट में थ्रू वीसी पेश किया गया और अब अगली डेट 7 जुलाई फिक्स किए गए उनके पेश के लिए, पेशी के लिए है वो। और इससे पहले पता ही है आपको, जैसे 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और फर्स्ट कलावली में नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार सुनील गर्ग के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार कलावली अक्टूबर जैसी भूल न दोहराएं और विकास के लिए कमल के फूल को वोट दें। वहीं उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी उम्मीदवार को जिताती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की एकजुटता से क्षेत्र में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। कालावाली के अंदर, क्योंकि कालावाली के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अक्टूबर के अंदर उनसे जो गलती हुई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जेसूसवेला जी जो उनके बीच के आदमी थे और विपक्ष की बातों में बरगलाएपन में आने के बाद जो निर्णय लिया उस निर्णय को ठीक करने का काम करेंगे और कालावाली के अंदर कमल खिलेगा और हमारे भाई सुनील गर्ग जी आने वाले प्रधान होंगे और कालावाली के विकास को दुगनी तिगनी गति से विकसित किया जाए। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में आजकल सूरजमुखी की फसल आ रही है, जिसके बावजूद लिफ्टिंग के काम में तेजी नहीं आई। मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने कहा कि एसडीएम ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर लिफ्टिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी फसल की लिफ्टिंग में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी ने फसल की उत्पादन और उठान के आंकड़े देते हुए लिस्टिंग में लेट लतीफी के लिए खरीद एजेंसियों को दोषी ठहराया है। वहीं काम तेजी के लिए बुलाई गई मीटिंग बारे में जानकारी दी गई है। में 19 तारीख को एसडीएम मैडम द्वारा खरीद एजेंसियों के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की और आड़तियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि लिफ्टिंग में तेजी न आए और माल उठाएं।
परंतु 19 तारीख से लेके आज तक जो गति आनी चाहिए थी लिफ्टिंग में वो नहीं आई। अब तक खरीद एजेंसी एफर्ड द्वारा जो कमर्शियल खरीद की गई है वो 2,53,000 कट्टों की खरीद है। बुरा हाल है बड़ा जी लिफ्टिंग का। गवर्नमेंट तो कहती है 72 घंटे में पेमेंट है। आप खुद के 16-17 तारीख के माल शुरू है प्रत्येक के हमारे, आज तक एक कट्टा नहीं था। ऊपर से चोरी, मौसम इतना खराब है, जिम्मेदारों को लेबर देनी है, परेशान है जिम्मेदार हर तरफ से, कहाँ जाए आदमी। समारखा शहर में दुकानों के आगे खड़े वाहनों के चालान काटने पर कई गांवों के सरपंच भड़क गए, विरोध किया, जिसको लेकर सरपंच एसोसिएशन सदस्य डीएसपी नरेंद्र कादियान से मिले और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, गलत चालान न करने, सरपंचों की गाड़ी का चालान न करने, उनका मान सम्मान बनाए रखने की मांग की है। इसी कड़ी को लेकर सरपंच चैनपाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वे सोमवार को डीएसपी कार्यालय में पहुंचे, जहां डीएसपी नरेंद्र कादियान के समक्ष अपनी मांगे रखी, जिस पर डीएसपी ने आश्वासन दिया ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही मौके पर दोनों ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत भी दी गई है। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अपना चेकिंग अभियान चला रही है, जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि कोई आपराधिक घटना ना हो। डीएसपी साहब से इसलिए मिलना आए थे, हमने ट्रैफिक में ज्यादा समस्या है। किसी भी पर्व देख लो खड़े पावा है, कोई सरपंच ने कहा भाई तुम्हारा आदमी है ना, छोड़ दो या कुछ छोड़ दो, तो उनका हम सरपंच रखो तो यह शिकायत थी हमारी। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन वही आती है डीएसपी साहब अच्छे आदमी है, बड़ी आश्वासन यहाँ बुला गया, टाइट किया बल्कि सही दिया। क्या मांग आपकी? जी आप क्या करना चाहते हो? क्या मांग आपकी? कुछ नहीं आता, ये हमारा मान सम्मान बना रहा है, तो मेरा किसी को परेशान कर गए थे, बुजुर्ग है, महिला है, उन बुजुर्ग लोग का चलान करें। क्या नाम है, क्या से? मैं चैनपाल सरपंच की वहाँ भाई जो आमजन के लिए, किसान मजदूर के लिए जो परेशानी का मामला था, वो आज हम डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया था सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, रोजमर्रा दैनिक कार्यों के लिए आते थे, तो उसके लिए सब परेशान थे। कोई भी बवाल हो रहा है, पुलिस प्रशासन वाला, ट्रैफिक वाला पकड़ कर दुकानदारों चालान कर दिया, कुछ भी कर दिया मनमानी से। तो आज डीएसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सभी की बात को सुना है और मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत दिया कि जिस भी सिक्योरिटी पे बाइक पे कोई भी महिलाओं के या बुजुर्ग होगा उनको चढ़ना नहीं है। और इसी के साथ से डीएसपी साहब का भी हवाले से भी और मेरा भी सभी युवा साथियों से कि हेलमेट जरूर रखें। हेलमेट वालों को तो हम भी क्योंकि ये युवा जो है अपनी सेफ्टी से नहीं चलते। तो आज डीएसपी साहब का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी सरपंचों की बात को सुना है और समझा है। सरपंच आए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस चालान ज्यादा कर रही है, तो इस संदर्भ में लिख लेते। तो ट्रैफिक पुलिस की भी बात सुनी थी और इनकी भी बात सुनी थी, तो जो मुनासिब हिदायत थी वो दे दी गई। आम जनता से आम जनता से यही अपील है कि एक तो रॉन्ग साइड ना चले, हेलमेट लगा के चले और ट्रिपल राइडिंग ना करें, सेफ ड्राइविंग करें। आजकल युवा सब हेलमेट यूज नहीं करता, कोई भी ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करता। ट्रैफिक इंचार्जेस को बुलाता हूँ, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि विदाउट हेलमेट कोई भी मिलता है तो उसका चालान जरूर करें। हरियाणा के रतिया में ग्रामीण बरसाती नदी घग्गर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हुए नदी मड़ गांव से होकर बहती है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव से सफर करना पड़ता है। नाव से दूरी कम है, लेकिन सड़क मार्ग से 18 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ग्रामीण घग्गर पर पुल बनाने की भी मांग कर रहे हैं, जो हरियाणा को पंजाब से जोड़ेगा। कारण ये है जी, साडा पिंड मड़ है जी, और मड़ पिंड का जो ये किश्ती तुसी देख रहे हो पिछे घग्गर के उत्ते किश्ती है। मड़ की जो पंचायती जमीन है वो कुछ एरिया लगभग 12 किले
इस घग्गर नदी तो पार है, जिस करके ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਟੇ, प्रशासन अगे ही गुहार है बांध नूं जल्द तो जल्द पक्का कराया जाए। पानीपत के समालखा में एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों की मौत ई रिक्शा चालक की गलती की वजह से हुई है। परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जबरदस्ती समझौते का दबाव बना रही है और ऐसे में इंसाफ के लिए परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही सोमवार को परिजन इंसाफ के लिए समालखा चौक की पुलिस से असंतुष्ट होकर डीएसपी नरेंद्र कादियान के पास में पहुंचे और निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की गई है। मृतक बच्चे के पिता सुशील ने आरोप लगाते हुए कहा कि समालखा चौक की पुलिस के द्वारा बच्चों की मौत को लेकर मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही समालखा डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में एक शिकायत भी मिली है, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पुलिस वाले गए, उन्होंने भी धमकाया हमें और उनका बयान करवा दिया। हमें मेरा बच्चा मर गया, हम और हम उसमें दुखी और हमसे धमका रहे हैं। कैसा होगा बच्चा था, उन्नीस तारीख की घटना है सुबह की। तो एक बच्चा जो है वो खेल रहा था और वो ऑटो अपने आप लुढ़क के नीचे आ गया था, जो बना गया था। 19 तारीख की ये घटना है, तो उसकी पोस्टमार्टम करवा दिया गया था और उस टाइम जो परिवार वालों ने बयान दिए थे उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। अभी पुलिस वालों परिवार वालों ने फिर से शिकायत दी है, अगर जो कोई कार्रवाई और बनती है तो वो भी करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे। राजीव कुमार, मेरी समस्या यह है, मेरा बच्चा घर के सामने खेल रहा था, रिक्शे वाले ने मार डाला। मेरे को सूचना मिली तो मैं पहुंचा, वहां मारा मिला। उसके बाद पुलिस ने कोरे कागज पे साइन करके धमको के मेरा कोई सुनवाई भी नहीं की, ना मेरी कोई कार्रवाई कर रहा है। कितनी उम्र थी बच्चे? 6 साल की थी। पुलिस वालों ने धमको के मेरे से कुछ नहीं, कुछ बिना मेरी पैरवी की, ना मेरी सुनी, ना मेरी फरियाद कर रहे। आज किसके पास आए हो? जी कहाँ आए हो? अस्पताल में हुआ है, यहाँ डीएसपी साहब के पास फरियाद। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने कुछ नहीं सुना, ड्राइवर को भगा दिया, ऑटो भी ले लिया वहाँ से। पुलिस के मौजूदगी में ऑटो खड़ा था, पुलिस ले जाते जाते सारा सब कुछ चला। मेरे बच्चे को मार डाला, मैं काम करने गई थी। कौन सी कंपनी में कहाँ गए? 8 नंबर में। कहाँ? 8 नंबर कहाँ? तो क्या हुआ? मैं काम करने गई थी, पिता के आराम से गई थी। मैं लड़की गई, कई बच्चों को मार डाला आए, तब उसको यहाँ से ले गए। वो मैं लाश भी नहीं छूटी, हमें देखने भी नहीं दिया। किसने? पुलिस वालों ने, डॉक्टर ने भी नहीं देखने दिया हमें। कलावली में 29 जून को नगरपालिका अध्यक्ष पद और नगर पार्षद को लेकर चुनाव होना है, जिसको लेकर गहमागहमी बनी हुई है। प्रदेश के कई मंत्री कलावली में आ चुके हैं और कहीं आने की संभावना है। और साथ ही कटरा आरती एसोसिएशन कांग्रेस नेता विनोद मित्तल को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करने पर कलावली के विधायक शीशपाल ने कहा कि ये एक अच्छी राजनीति है, क्योंकि वोट मांगना सबका अधिकार है। और वोट मांगते मांगते बीजेपी के जिला प्रधान और अन्य नेता विनोद मित्तल की दुकान पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से उन्हें पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। हालांकि मित्तल की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। विनोद मित्तल ने तुरंत दूसरे दिन विधायक शीशपाल कहरवाला के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले का खुलासा किया है। विधायक ने कहा कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और इसी प्रकार से वे राजनीति भी कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
दिन पहले पास आए थे, तो चेयरमैन सर, रेणु सर और एक दो और थे। मेरे पास पानी पिया, वो कहने लगे कि हम आपका भी उन्होंने मेरे गले डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला। वो पर्चा करते थे, मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूँ या हो रहा हूँ, एक में शामिल था। तो फोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फोटो खींची और मेरा को नहीं पता था कि फोटो खींच के इतना काम, तो मैं को उसी टाइम फोटो खींचे को। देखिए, असल में जो ये कालावाली का चुनाव है, ये बहुत ही भाईचारे का चुनाव है। हमेशा यहाँ प्यार का चुनाव है। यहाँ कभी बहुत ज्यादा पार्टीबाजी से लोग के काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसेस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं वो कभी भी नहीं हुआ। रही वो बात विनोद मित्तल जी की जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु उसमें ये नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हर आदमी बोलता है। अब परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डालना है। परंतु और एक नई प्रथा चली है जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की पट्टी अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी जाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो डाली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं। पीसी कर मामले का खुलासा किया गया है। पूरा मामला कलावली से सामने आया है, जहां पर नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और विनोद मित्तल को बीजेपी में शामिल भी किया गया है। पीसी कर मामले का खुलासा किया। पूरा मामला कलावली से है, जहां पर कलावली में नगर पालिका चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां पर पूरी जानकारी दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर पालिका चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है।